नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर गैरसैंण में हुए आंदोलन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि गैरसैंण में जो नेता मंत्री प्रेमचंद को मंत्री पद से हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे वे अब सड़क छाप हैं और बताया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे नेता आंदोलन के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बनाया। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भारी हलचल मचा दी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इस मामले में कहा है कि ये विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। बलूनी ने आगे कहा है कि वे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और उनकी मर्यादाएं हैं बोलने की। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। इस विवाद के बीच विपक्ष ने इस बयान को पहाड़ी मूल के लोगों का अपमान बताया और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपने बयान पर सफाई दी और उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुए चिंतन शिविर में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि देश को अगर खेलों में चैंपियंस पैदा करने हैं तो ग्रास रूट लेवल पर बड़ा काम करना होगा। शिविर में सभी राज्यों से आए खेल मंत्रियों ने ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने पर विचार विमर्श किया है। हैदराबाद के कन्हा शांति वनम से भवन में कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है और डॉक्टर मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2036 ओलंपिक में मेजबानी करने की कल्पना की है और राज्यों से इस महत्वाकांक्षा को साकार करने में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ी के जीतने पर तो उसे हर जगह पूछा जाता है, लेकिन जिस दौर में वह तैयारी कर रहा होता है और उस वक्त खिलाड़ी के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें प्रतिभा को हर गांव, कस्बे, शहर में स्कूल लेवल पर ही पहचानना होगा और उन्हें विशेष संरक्षण देकर निखारने का काम करना होगा। रेखा आर्या ने आगे कहा कि उत्तराखंड में इसी तरह की 2 योजनाएं उद्यमान खिलाड़ियों को लेकर चलाई जा रही हैं और अब इन योजनाओं का नतीजा भी सामने आने लगा है। आज 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर हरिद्वार के विकास भवन सभागार में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार के जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह और मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बतौर अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम में महिला अधिकारियों का सम्मान किया गया और उनकी उपलब्धियों को भी सराहा गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि आज महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दिन महिलाओं के अधिकारों
के प्रति जागरूकता फैलाने का भी है, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। आज सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विकास भवन में सभागार में हम लोगों ने महिला दिवस का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी बहुत सारी जो महिला अधिकारियां हैं और इसके अलावा हमारी बैंक सखी हो गई, आरपी हो गई, CDPOs हैं, जो बहुत शिद्दत के साथ क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको सम्मानित किया गया है और उनको बोला गया है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो वो करते रहें और जो हमारा देश है तभी आगे बढ़ेगा जब महिला और पुरुष आपस में मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। तो पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम हमने महिलाओं के सम्मान में रखा है। महिलाएं हमेशा काम करती हैं पर अलग से कुछ उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने महिला हमारी जो खिलाड़ी है स्टेट लेवल की या राज्य लेवल की, उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारी अच्छा काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और जो गांव में हमारे समूह हैं उनकी महिलाएं और अन्य जो समाज में कुछ अच्छा काम करती हैं, सहयोग करती हैं लोगों को, उन महिलाओं को हम आज सम्मानित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं जनपद की समस्त महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग अपने आसपास आने वाली समस्त महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को प्रेरित करें और जीवन में ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करें। हमारे जनपद के, प्रदेश के मानव संसाधन में आधी ऊर्जा महिलाओं की है। उनका समुचित उपयोग प्रदेश के, देश के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इन सबके उत्थान में अपना सहयोग। अभिनेता अनुपम खेर ने आज अपने 70वें जन्मदिन को हरिद्वार में मनाया, जहां उन्होंने अपने मित्र अनिल कपूर के साथ हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने गौ पूजा करने के बाद पूजा भी की और इस मौके पर अनुपम खेर ने अपनी आने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट के बारे में भी बात की, जो उत्तराखंड में बनी है और जिसमें उन्हें उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा सहयोग मिला है। अनुपम खेर ने अपने प्रशंसकों से इस फिल्म को देखने की अपील की है और कहा है कि उत्तराखंड में हर स्थान पर एक लोकेशन है, जिस कारण ही उन्होंने अपनी फिल्म उत्तराखंड में ही शूट की है। इस अवसर पर अनिल कपूर ने भी अनुपम खेर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की और कहा कि उनकी दोस्ती को 35 से 40 साल हो गए हैं और वे एक परिवार का ही अब हिस्सा बन चुके हैं। कुंभ में, महाकुंभ में स्वामी जी को मिला था, उनके शिविर में रहा था 2 दिन। तो चूंकि आज एक मील पत्थर का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि मैं इस आश्रम में आकर अपना पूजा करवाऊंगा, ताकि और मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर एक सनातन तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। तो यहाँ मैं आया हूँ, मैं गुरु जी का और आश्रम में जितने भी साधु लोग हैं उनका शुक्रिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने खूबसूरत तरीके से, इतने धार्मिक तरीके से मेरा बर्थडे मनाया गया है, मेरा शुभ दिन मनाया गया है। इससे बड़ा आशीर्वाद हरिद्वार नगरी में आकर, गंगा के किनारे हम रह रहे हैं और यहाँ पर आशीर्वाद जो मिला है, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरा और क्या मिल सकता है मुझे। मैं बहुत भगवान से कोई कामना, भगवान से तो हमेशा मांगने ही आते हैं, बस स्वास्थ्य ठीक रहे, किरण जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। हमने एक जो फिल्म बनाई है तन्वी द ग्रेट, वो इस साल रिलीज होगी, जो मेरे निर्देशन में बनी है। उसको भगवान
सफलता दे, लोगों तक पहुंचे। वो एक संदेश वाली फिल्म है और मेरे सारे दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। और बाकी तो भगवान से मन की शांति सब कुछ मिलता है। हम सब यहाँ आए हैं और हमें यहाँ सबका आशीर्वाद मिला और बहुत खुशी है मुझे यहाँ आकर। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कितने सालों से हम दोस्त हैं? बहुत सालों से 40 साल से तो दोस्त हैं, 35-40 सालों से। और बहुत फिल्मों में भी काम किया। बहुत फिल्मों में काम किया। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और मैं इनके राशन कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैं इनके यहाँ ही रहता हूँ। और उसके अलावा इनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि उन लोगों को बुलाया है जो मेरे जीवन में, जिनका बहुत योगदान है और जीवन में, तो आज अनिल जी आए हैं सुनीता जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग बिरंगे फूलों की महक के बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 3 दिवसीय वत्सोत्सव का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुष्प उत्पादन आर्थिकी को मजबूत करने का बड़ा स्रोत हो सकता है। राज्य की अनुकूल जलवायु और नैसर्गिक सौंदर्य पर अनेक प्रजाति के फूल 4 चांद लगाते हैं। राजभवन में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैले पुष्प प्रदर्शनी में सैकड़ों प्रजातियों के आकर्षक फूलों की वाटिका को सजाया गया है। ये पुष्प वाटिका अंगुतकों को बरवस आकर्षित कर रही है और यहाँ की हर आयु वर्ग के व्यक्ति फोटो खींचने और सेल्फी लेते देखे जा सकते हैं। कई पहाड़ी ललीज व्यंजन भी वत्सोत्सव की सैर करने वालों को आकर्षण का केंद्र बनाए हुए हैं। और इस मौके पर राज्यपाल ने डाक विभाग की ओर से इस वर्ष के लिए चयनित यमुना तुलसी पर भी डाक एवं तार विभाग की ओर से जारी किए गए डाक टिकट का विमोचन किया। यमुना तुलसी एवं बहुवर्षीय सुगंधित पौधा है जिसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है और इस पौधे को यमुनोत्री धाम में देवी यमुना को आकर्षित किया जाता है। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं की ओर से लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यपाल ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग करने वाले बच्चों को जूट बैग वितरित किए। राज्यपाल ने कहा कि ये उत्सव आमजन को प्रकृति से जुड़ने का संदेश भी देता है और जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया भी जाना चाहिए। आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन है ये 2025 के वसंत उत्सव में, ऐसा लगता है कि एक क्रांति आने वाली है। सचमुच 3 चीजों की क्रांति को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। पहला, जो एक महक की क्रांति, अरोमा के फील्ड के अंदर में हमारे जितने भी परफ्यूम्स और इतर के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में जो बनते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड की ही हैं। तो ऐसा एक रियलाइजेशन होता है कि उत्तराखंड से एक महक की क्रांति अभी आने वाली है। इसके अलावा अगर आप हमारे हनी की स्टॉल्स के ऊपर में जाएं तो ऐसा लगता है कि, और हमने 1 साल रिसर्च किया हनी के ऊपर में और ये पाया कि जो 3000 मैट्रिक टन है उसको हम 60,000 मैट्रिक टन तक की उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो सचमुच में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। हमने स्लोवेनिया के साथ में एक MOU भी किया है और अपने आप से ये हम सबको रियलाइज हुआ है कि हनी के इलाके में के सब्जेक्ट के ऊपर में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। और तीसरा है कि जो हमारे पुष्प हैं वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आपने खुद देखा है उनकी साइज, उनका हेल्थ, उनके अंदर में एक सचमुच हमारे पुष्प में पूरी दुनिया से अलग क्या है। हमारे पुष्पों के अंदर में एक डिविनिटी है, एक दिव्यता है, एक भव्यता है। और सबसे बड़ी बात ये है जिस प्रकार से इस आयोजन के अंदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हमारी महिला लेड ग्रुप है, इनिशिएटिव है, ऐसा लगता है कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला हैं, वैसे भी उत्तराखंड की जो महिलाएं वो पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं। और मैंने तो खुद देखा है कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने पैशन को, अपने इस संकल्प को किया है, हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में 3 गुना 4 गुना वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फूल होते हैं। हमारी नर्सरी खुशी नर्सरी है शेरपुर से, और हर प्रकार के फूल मिलते हैं, या परमानेंट हो या सीजनली हो, कोई भी फ्लावर हो, सब मिलते हैं। तो राजभवन के जो बसंत उत्सव है, इसे पहली बार आए हैं या पहले भी आए? नहीं, पहली बार भी हम हर बार आते हैं। पिछले साल भी
हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। कितना रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों को? अब देखो क्या होता है आगे, कुछ कह नहीं सकते। और हम लोग हर साल जो है अपने बच्चों को ड्राइंग प्रतियोगिता में और रंगोली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करवाने के लिए लाते हैं हर साल। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी की जाती है, जो कि बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर होते हैं। तो राज्यपाल जी का और मुख्यमंत्री जो भी इनको पार्टिसिपेट करवाते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हमारा स्कूल हर साल पार्टिसिपेट करता है। 2 साल से मैम ला रहे हैं, मैं पहली बार आई हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम आके बहुत अच्छा लग रहा है। सारी फूल फ्लावर्स वगैरह देखे, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छे लग रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है ड्राइंग वगैरह करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस तरह का कॉम्पिटिशन होते रहना चाहिए ताकि बच्चों को मौका मिलता रहे। नगर पंचायत सेलाकुई क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध कब्जे हो रहे हैं। पिछले काफी समय से नगर पंचायत सेलाकुई में भूमाफियों के संरक्षण में लोग रातों रात मकान खड़े कर रहे थे, जिसमें 1 से 2 एकड़ जमीन को ईंट की दीवारों से घेर रहे थे। जबकि इस खेल में न केवल भूमाफिया बल्कि पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हैं। वही क्षेत्र में भूमाफिया धड़ल्ले से रातों रात कब्जा करके गरीब लोगों को आने पौने दामों में बेच रहे हैं। क्षेत्र की सरकार भूमाफियों को बेचकर करोड़ों रुपए का राजस्व को चूना लगाया जा रहा था, जिसमें कि तहसीलदार विवेक राजूरी नगर पंचायत सेलाकुई में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। पछुआ दून क्षेत्र में मदरसों पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय के हजारों की संख्या में लोग विकास नगर के तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें कि मार्च के महीने में रमजान का महीना शुरू हो चुका है, तो वहीं जिला प्रशासन MDDA शिक्षा विभाग के द्वारा विकास नगर पछुआधून में मदरसों पर कार्रवाई की गई है और लगभग 5 मदरसों को सीज भी किया गया है और बाकी मदरसों को नोटिस भेजे गए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार के द्वारा मीडिया को बताया गया था कि पछुआधून में 63 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें कि कई मदरसों के द्वारा नियमानुसार मदरसों को संचालित नहीं किया जा रहा है और बिना नक्शा पास कारण और बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के ये मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है और जिन मदरसों को सीज किया गया है वे तो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। वही हजारों की संख्या से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर तहसील विकास नगर पर प्रदर्शन किया है और कहा है कि जल्द ही सीज किए गए मदरसों को नहीं चलने दिया जाएगा और आंदोलन के लिए वादे होंगे और इससे भी ज्यादा संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हमारा मुद्दा ये है, 1 तारीख को और 3 तारीख को ढकरानी नवाबगढ़ इन क्षेत्रों में पछुआधून के अंदर हमारे मदरसे और एक मस्जिद सील की गई। हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पछुआधून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है और वो सिर्फ वहाँ पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ये उसमें एक रूल है कि जो मकतबे होते हैं उनको मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ना बात मान्यता की है ना उनके किसी अवैध गतिविधि की है, तो किस कारण से सील किया गया, हमें ये जवाब प्रशासन से लेने आए थे और हमने ज्ञापन दिया है। यही हमारी मांगे थी। जिला मुख्यालय पौड़ी में पुलिस आरक्षी के तहत आयोजित शारीरिक नाप खोज व दक्षता भर्ती परीक्षा में संपन्न हो गई है और भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन 45 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें 40 सफल व 5 फेल हुए हैं। पौड़ी नगर के कड़ोलिया मैदान में बृहस्पतिवार को भर्ती के दौरान घायल व विभिन्न परीक्षाओं के लिए मेडिकल देने वाले 45 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं नाप जोख परीक्षा हुई थी और पुलिस विभाग के मुताबिक 24 फरवरी से 6 मार्च तक हुई, जिसमें कि 3707 अभ्यर्थियों ने पौड़ी जिले में आवेदन किया था और जिसमें से 2764 ने भर्ती में प्रतिभाग किया। बताया जा रहा है कि पौड़ी जिले से शारीरिक नाप जोख व दक्षता भर्ती परीक्षा में
21 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 659 असफल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 11 दिवस की जो ये भर्ती परीक्षा थी उसका यहाँ पर करवाई गई है। ये 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की भर्ती की प्रक्रिया हमारे ज़िले में करवाई गई है, जिसमें कुल 3700 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन पत्र जमा करवाए थे और कुल 2764 अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कुल 2107 ने अपनी फिजिकल परीक्षा को आज उत्तीर्ण किया है। आज आखिरी दिवस में जो भी मेडिकल से संबंधित या किसी अन्य कारण से जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनका आज उनकी परीक्षा करवाई गई है। इस पूरी परीक्षा की कार्रवाई को सक्सेसफुली संपूर्ण करने के उपरांत आज उसकी सूचना को संकलित करते हुए माननीय आयोग व पुलिस मुख्यालय को। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।